आप सबको प्रणाम। ये जो हमारा देश है, ये तमसो मा ज्योतिर्गमय का उच्चारण करने वाला देश है, जहां ज्ञान विज्ञान जीवन को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में एक लक्ष्य रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। हमारे यहाँ अतीत से ही ज्ञानार्जन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसका हमें गर्व है और होना भी चाहिए। शून्य से लेकर अंक प्रणाली और पाई से लेकर बाइनरी अंकों के प्रयोग तक बहुत कुछ भारत ने विश्व को दिया है। आयुर्वेद और योग विश्व को हमारी शाश्वत देन है, जो संभवतः अनंत काल तक विश्व को दिशा देती रहेगी, लाभ पहुंचाती रहेगी। किंतु अतीत को हम कब तक उसका उत्सव मनाते रहें, ये एक प्रश्न हमारे सामने, एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या अतीत ही सब कुछ हो सकता है? क्या हमारे लिए वर्तमान और भविष्य वो भी उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है? ये प्रश्न हमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सोचने की आवश्यकता है। अतीत हमारे वर्तमान को प्रेरित करे, ये आवश्यक है, लेकिन वो हमें इतना संतुष्ट ना कर दे कि हम सदियों पुरानी उपलब्धियों में ही प्रसन्न रहें। हमें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने वर्तमान को भी उतना ही समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि समृद्ध हमारा अतीत था, कम से कम इस क्षेत्र में। और उसके लिए हमें मंथन करना होगा कि हमारे समाज के मानस में आज वैज्ञानिकता कितनी है, उसका कितना प्रसार हो रहा है। मित्रों, हमें इस बात को भी बेबाकी के साथ स्वीकार करना होगा कि भारत जैसे कुछ अन्य देश भी हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। हमारे पड़ोस में चीन का उदाहरण देखिए, आप बेबीलोन का उदाहरण देखिए, आप मेसोपोटामिया का उदाहरण देखिए, जो अन्य सभ्यताएं हुई हैं, उन्होंने भी दुनिया को काफी कुछ दिया है। इस तथ्य को भी हमें स्वीकार करना होगा। जब मैं चीन की बात करता हूं, चीन ने कागज बनाने की सौगात दी दुनिया को, बारूद दिया, छपाई दी, कंपास दिया, मशीनी घड़ी दी, रेशम दिया, छाता दिया, एक्यूपंक्चर दिया, अबेकस दिया। ऐसी अनगिनत चीजें चीन ने भी दी, भारत ने भी अनगिनत चीजें दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज का चीन अपने समृद्ध अतीत को उतना ही रेखांकित करता रहता है जितना कि हम करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने वर्तमान को भी समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि चीन ने कृत्रिम सूर्य बना लिया है, जहां करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को ले जाया जा सकता है। कुछ दिनों पहले मैं शंघाई में था, जहां मैंने चीन की मैग्लेव ट्रेन को देखा, जो एक मैग्नेटिक प्रणाली का इस्तेमाल करती है और 700 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा कर सकती है, जिसकी बदौलत चीन के बड़े शहरों के बीच में अधिकतम 3 घंटे की अवधि में यात्रा की जा सकेगी। और चीन अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की प्रक्रिया में है, तैनात करने की प्रक्रिया में है, तो अपना अलग इंटरनेट स्थापित करने की महत्वाकांक्षा भी रखता है। ऐसे अनगिनत नवाचार या इनोवेशन चीन में हो रहे हैं। मैं किसी भी प्रकार से चीन का प्रशंसक नहीं हूं, किंतु यहां अगर यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें भी उसकी तरफ ध्यान देने से, उससे प्रेरित होने से कोई नहीं रोकता है, और हमें कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास बहुत सीमित समय है, किंतु मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष छोड़ना चाहूंगा। अपने आसपास हम लोग जो कुछ देखते हैं, उसमें से किस चीज का आविष्कार हमारे देश में हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपको असहज करेंगे। कागज मेरे सामने है, पेन, कंप्यूटर, माउस, हेडफोन, जूम जो आज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आपस में बात करने के लिए, घड़ी, टूथपेस्ट, साबुन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, रसोई घर की चिमनी, माइक्रोवेव, किताब, बिजली। आप जहां नजर डालेंगे उनमें से कितनी चीजें हैं जिनका आविष्कार भारत में हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम दुनिया को ऐसा कुछ दे सकते हैं जो स्थायी रूप से विश्व के साथ रहेगा? ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का एक संदेश होना चाहिए। हमारे यहाँ कितने वैज्ञानिक शोध होते हैं और उनमें से कितने वैज्ञानिक शोध वैश्विक स्तर पर प्रकाशित होते हैं या सराहे जाते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। विज्ञान पर हमारे यहाँ कितनी किताबें छपती हैं दुनिया के तुलना में, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमने वैश्विक स्तर पर कितने वैज्ञानिक संस्थान दुनिया को दिए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन संख्याओं पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारतीयों को अपने संख्या बल पर गर्व है, किंतु अपनी जनसंख्या के अनुपात में हम दुनिया को कितनी बड़ी संख्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपहार दे रहे हैं, वो सोचने का विषय है। आम भारतीय परिवारों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लगाव उत्पन्न हो, हमारे घरों में ऐसे विषयों पर चर्चा हो, इन क्षेत्रों में जाने के लिए हमारे भीतर महत्वाकांक्षा पैदा हो, यह आवश्यक है। क्योंकि आज ही नहीं, कल भी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रों की शक्ति का प्रतीक थी। अमेरिका और रूस के बीच सिर्फ सैन्य प्रतिद्वंदिता ही नहीं थी, वैज्ञानिक प्रतिद्वंदिता भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट विज्ञान और कृत्रिम उपग्रहों से लेकर परमाणु शक्ति और इंटरनेट तक की अद्भुत वैज्ञानिक परिघटनाएं हमारे सामने आई। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का नेता है, किंतु यहां पर एक बिंदु हमें ध्यान देना होगा और वो आने वाली संभावनाओं के प्रति भी हमें सचेत करता है। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में भारत विश्व नेता है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो लोग हैं सक्रिय हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी की पृष्ठभूमि से आते हैं। भारतीय भाषाओं की पृष्ठभूमि से आने वाला 92% भारत सूचना क्रांति से काफी हद तक दूर है। कम से कम प्रतिभागिता उसकी जो है वो एक उपभोक्ता के रूप में अधिक है, प्रदाता के रूप में नहीं है। आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि 8% अंग्रेजी जानने समझने वाला भारत दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है, तो यदि हम 100% भारत को यानी सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ले आते हैं तो भारत कहां होगा, वो कहां जा सकता है। अब एक अंतिम बात, ग्रेजुएट्स यानी स्नातकों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे यहाँ पर 7.8 करोड़ स्नातक हैं। चीन 7.76 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है और उसके बाद अमेरिका। लेकिन ये जो हमारे स्नातक हैं इनमें यदि विज्ञान और तकनीक से जुड़े स्नातकों का प्रतिशत देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 26% स्नातक स्टेम के क्षेत्र से आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। लेकिन चीन में यह संख्या 41% है, 41%। और आप देखेंगे कि जिन देशों ने अपने यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया वो दुनिया में शक्ति, राजनीति, वाणिज्य और विज्ञान सभी क्षेत्रों में आगे हैं। तो ये हमारे सामने एक स्पष्ट संदेश आता है कि हम जो अपनी स्कूलों के बाहर लिखते हैं ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, उस पर हमें उसी भावना के अनुरूप आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे समाज को वैज्ञानिक मानस की ओर ले जाने की आवश्यकता है। और अगर यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो इस अद्भुत संख्या बल और अद्भुत प्रतिभाओं की इस संख्या के बल पर भारत दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, ये हमें सोचना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हमारे अगले अतिथि वक्ता प्रोफेसर चंद्रमोहन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रोफेसर चंद्रमोहन।